वेलकम दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुवेंदु में। तो राजस्थान के सुरमाओं ने हल्ला बोल दिया है कोलकाता के नाइट्स के ऊपर। ज़बरदस्त मैच रहा है और क्या कमबैक रहा है राजस्थान रॉयल्स का। अगर आप देखो शुरुआती 5 मैचेस में से 4 मैच जीतने के बाद और 1 मैच हारने के बाद आप देखो अगले जो 6 मुकाबले रहे थे उसमें से 5 मैच हार गए थे और ऑन द ट्रॉट लगातार 3 मैच हार गए थे। और लग रहा था कि ये जो राजस्थान रॉयल्स इतनी अच्छी टीम है वो लगातार इतना ख़राब कैसे खेल रही है, लगातार मैचेस हार रहे हैं, कहीं ये प्लेऑफ के रेस से बाहर ना हो जाए। इनके लिए एक तरह से कहेंगे आज डू और डाई मैच था और एंड साथ ही केकेआर के लिए भी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने यहाँ पे अपना क्लास दिखाया है। ईडन गार्डन्स में जाके कोलकाता के घर में उनको घुस के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मारा है। सिर्फ 150 रन पे ही रोक लिया था कोलकाता नाइट राइडर्स को पहले बॉलिंग करते हुए राजस्थान ने। और जब रन चेज किया मतलब स्वैग से रन चेज किया है। ज़बरदस्त बैटिंग देखने को मिली। राजस्थान रॉयल्स के 2 ही बैटर थे, एक तो यशस्वी जायसवाल, उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया है आज। हालांकि आईपीएल में 2 रिकॉर्ड्स टूटे हैं। सबसे पहले तो युजवेंद्र चहल बॉलिंग करते वक्त उन्होंने जो हाईएस्ट विकेट टेकर है आईपीएल में ऑल टाइम में, आप देखो आईपीएल हिस्ट्री में ड्वेन ब्रावो चेन्नई के लिए खेले हैं, उससे पहले मुंबई के लिए खेले थे, उनको पीछे छोड़ के एक तरीके से जो 183 का रिकॉर्ड था उनका विकेट्स का उसको पिछाड़ दिया है। और आज शायद 4 विकेट लिया है और एग्जैक्टली वो भी 183 पे थे और 187 पे आज ख़त्म किया है शायद। और वो है सबसे फास्टेस्ट आईपीएल 50 का जो रिकॉर्ड केएल राहुल के नाम शायद था। और शायद पैट कमिंस ने भी 14 बॉलों में 50 मारे थे, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है एक तरह से यशस्वी जायसवाल ने। सिर्फ और सिर्फ 13 बॉलों में उन्होंने 50 मार दिया है। अंत में हालांकि शतक भी कर सकते थे लेकिन शतक से चूक गए 2 रन से, लेकिन मैच कंप्लीट किया है और ज़बरदस्त तरीके से मैच फिनिश किया है और नटजस्ट की मैच जीते हैं। बहुत बड़ी विक्ट्री, 150 रन को 13.1 ओवर में चेस कर दिया है और 9 विकेट अभी हाथ में थे और 2 ही बैट्समैन थे क्योंकि एक तो जॉस बटलर रन आउट हो गए थे डक पे। उसके अलावा देखो जायसवाल के 98 है और संजू सैमसन ने भी नाबाद एक बहुत अच्छी पारी खेली है शायद 48 रनों की। और गज़ब का मैच रहा है जिसमें आईपीएल के रिकॉर्ड्स टूटे हैं, 2 बड़े रिकॉर्ड्स टूटे हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही जो कमबैक रहा है राजस्थान रॉयल्स का, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहाँ पे आपको स्टेप अप करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ख़राब टीम हो, लेकिन रिसेंट जो परफॉर्मेंस रहे थे और स्लाइडली आप देखो थोड़ा सा डाउनवर्ड गए थे और लग रहा था कि आप उस रेस से बाहर हो जाओगे, लेकिन आज चाहिए था एक बड़ी जीत और अभी आप देखो कि आप उसी रेस में बने हुए हो। नंबर 3 पे अगेन वो आ चुके हैं विथ हेल्दी नेट रन रेट और अभी उनको बचे 2 में से 2 मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर अपना जो सिनारियो है प्लेऑफ में जाने का अपने हाथ में रखना है। बाकी केकेआर के लिए वही है, मैथमेटिकली स्टिल, जैसा दिल्ली के लिए भी कल बोला था कि मैथमेटिकली अलाइव रहेंगे क्योंकि 14 पॉइंट में भी क्वालिफिकेशन हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट आपको है कि उनके लिए भी सीज़न ख़त्म है। और जिस तरह से उन्होंने मैच आज खेला है, जो डिसीजन मेकिंग रहे, जिस तरह से परफॉर्मेंस भी रही है आज विद द बैट विद द बॉल, वो डिज़र्व भी नहीं करते हैं टॉप 4 में एंटर करना। तो अब देखो कि फ़िलहाल अगर आप पॉइंट्स टेबल देखोगे तो उसमें गुजरात है ऊपर, चेन्नई है, फिर राजस्थान आज 3रे पायदान पे आ गई है, मुंबई इंडियंस उनसे नीचे है 4थे पायदान पे, वो भी बढ़िया एक तरीके से अभी प्लेस्ड है। तो ओवरऑल यही 4 टीमें अभी लग रही हैं कि वो आगे जाएंगे। तो बाकी अभी मैच के ऊपर आऊँगा। और देखिए ईडन गार्डन्स में राजस्थान रॉयल्स ने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे और रन चेस करेंगे। ऑब्वियसली अच्छा ग्राउंड है बैटिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझा और वो चीज़ भी जो देखा कि पहले बैटिंग करते हुए थोड़ा सा फंस रहे हैं, वो जो टेम्पलेट उन्होंने सेट किया था वो काम नहीं कर रहा था। तो केकेआर ने पहले बैटिंग किया लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए, सिर्फ 149 रन 8 विकेट के नुकसान पे पूरे 20 ओवर में बनाए और शुरुआत से आप देखो उनको वो मोमेंटम मिल नहीं पाया। और राजस्थान रॉयल्स लगातार अच्छा कर रहे थे, लेकिन वही चीज़ थी थोड़ी सी जो उनकी डिसीजन मेकिंग थी संजू सैमसन से एज ए कैप्टन, फिर कोचिंग सेटअप से भी जो टीम कॉम्बिनेशन खिला रहे थे, लगातार चेंजेस कर रहे थे, वो थोड़ा सा उनको भारी पड़ रहा था। बट आज उन्होंने कहा कि हम अपना बेस्ट 11 खिलाएंगे। हालांकि अभी भी मुझे लगता है कि शायद आज भी आप देखो जो रूट की बैटिंग नहीं आई है लेकिन उन्होंने खेला ज़रूर है, लेकिन आप देखो कि शायद उस पोजीशन के ऊपर एक और एक्स्ट्रा गेंदबाज आप खिला सकते हो। बट शायद राजस्थान रॉयल्स अपने इंडियन गेंदबाज स्पेशली जो स्पिनर हैं उनको बैक कर रहे हैं, चाहे वो अश्विन हो चाहे वो चहल हो। तो आज उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को वापसी कराया था क्योंकि पिछले मैच को याद होगा उबेड मोकोई को आज इम्पैक्ट प्लेयर लाए थे और एसआरएच वाला जो मैच याद आ रहा है, तो यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को लाए थे और ट्रेंट बोल्ट ने अपना काम किया है। अगर केकेआर की बैटिंग की बात करें, जेसन रॉय 10 रन 8 बॉलों में है और गुरबाज ने 18 किए हैं 12 बॉलों में। तो अब देखो कि ये दोनों ही ओपनर्स थे
हल्का हल्का स्टार्ट मिला लेकिन फिर आउट हुए, और दोनों ही एक तरीके से ओपनर ने जो एक तरीके से शॉट अच्छा खेला था, लेकिन दोनों ही को एक तरीके से बहुत अच्छे कैचेस ने आउट किया। एक तो सिमरन हेटमैन ने कैच पकड़ा था स्क्वायर लेग पे, जेसन रे का बहुत ही बढ़िया रनिंग कैच था, और एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्राइविंग कैच पकड़ा संदीप शर्मा ने जो कि गुरबाज का था, और दोनों विकेट जो कि वो ट्रेंट बोल्ट ले लिए हैं। इसके अलावा ब्रिटिश एयर हाई स्कोरर रहे केकेआर के लिए, लेकिन एक वक्त पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। इनिशियल शायद आप देखो स्ट्राइक रेट भी उनका शायद 50 के आसपास, उससे भी कम था, लेकिन बाद में अच्छा फिनिश किया है 57 फ्रॉम 42। 2 चौके और 4 छक्के मारे हैं। तो जो स्टार्ट में उनको थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा था, बाद में सही तरीके से उसको एक तरीके से कन्वर्जन किया, लेकिन और भी बेहतर कर सकते थे। बाकी नीतीश राणा 17 में 22 है, तो वो भी थोड़ा सा फंस के खेल रहे थे, लेकिन गलत वक्त पे एक तरह से विकेट फेंक के चले गए। बाकी आंद्रे रसल इस सीज़न वही है कि बड़ी पारी आई नहीं है, वो छोटे छोटे पारियाँ आए हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल नॉक्स आए हैं। लेकिन आज उनको चाहिए था एक बड़ी पारी, बट आज वो फेल रहे। 10 बॉलों में 10 रन है। रिंकू सिंह भी आज फेल रहे, 18 में 16 है, और बाद में आप देखो किसी लोअर ऑर्डर बैटर ने भी उस हिसाब से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। तो वही था जो वेंकटेश अय्यर की इनिंग्स थी, और बाकी छोटी छोटी स्टार्ट्स थी, उसी के बदौलत आप देखो कि 149 पर 8 तक पहुंच गए। बाकी राजस्थान की बॉलिंग की बात करें तो इनिशियली ट्रेंट बोल्ट ने झटका दे दिया था, 3 ओवर में 15 रन दे के 2 आउट किए थे, और संदीप शर्मा ने भी 4 में 34 दे के 1 आउट किया, तो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। अश्विन ने बढ़िया गेंदबाजी स्पेल कर रहे थे, और शुरुआती जो 2-3 ओवर है तो उसमें अच्छा किया था, लेकिन बाद में पिट गए। वो एक जो शायद वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा ने टारगेट किया था, शायद तीसरा ओवर था जहाँ पे उनको 2 छक्के और 1 चौका मारा था। 4 ओवर में 32 रन दिया है। और एक और जीते सरप्राइजिंगली जो रूट, जो कि एज अ बैटर खेल रहे हैं, उनका आईपीएल में डेब्यू हुआ। उनको बैटिंग अभी तक नहीं मिली है, लेकिन उनको बॉलिंग मिल गई है। एक फेज़ में पावर प्ले के बाद जब राणा जी और वेंकी बैटिंग कर रहे थे, तो शायद वहाँ पे स्लाइटली लगा होगा कि ये एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे मैं 2 ओवर जो रूट से भी निकाल सकता हूँ। संजू सैमसन को लगा होगा, क्योंकि जो रूट जो कि वो पार्ट टाइम ऑफ स्पिन डालते हैं और ठीक ठाक ऑफ स्पिन डालते हैं। उनके नाम आई थिंक टेस्ट में इंडिया में फाइफर है, शायद अहमदाबाद में लिया था फाइफर। और T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो मुझे याद है कि शायद उन्होंने क्रिस गेल को भी आउट किया था, जो 2016 वाला याद आ रहा है। तो ठीक ठाक स्पिन बॉलिंग करते हैं, और जैसे कि ग्लेन मैक्सवेल हो गए या एडन मार्करम को हमने बॉल करते हुए देखा है, वैसी स्पिन डालते हैं। तो 2 ओवर में उन्होंने 14 रन दिया है, ठीक ठाक स्पेल रहा है। यूजी चहल बने हैं स्टार आज के मैच के, 4 ओवर में 25 रन देके 4 आउट किए, और हर एक तरह से फेज़ में एक तरह से बॉलिंग कर सकते हैं। पावर प्ले में, मिडिल ओवर्स में, डेथ ओवर्स में सही ढंग से उनका इस्तेमाल भी हो रहा है इस टीम में, और लगातार इंप्रेस कर रहे हैं। और इनफैक्ट पिछले मैच भी जो मैच था शायद हैदराबाद के अगेंस्ट, वहाँ पे भी 4 विकेट लेके गए थे शायद। अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार गए थे, वो जो नो बॉल अनफॉर्चुनेटली गिर गया था संदीप शर्मा से, फिर एक दो कैचेस भी मिस हुए थे। उसके बावजूद देखो यूजी चहल अपना काम कर रहे हैं, और जैसा कि कहा कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए आईपीएल हिस्ट्री के। और एक और चीज़ आप देखिए कि कितना अनफॉर्चुनेट है टीम इंडिया के लिए कि एक तरफ देखिए विराट कोहली 7,000 आईपीएल रन है, जो कि ऑल टाइम हाईएस्ट रन गेटर है आईपीएल में। इंडिया के लिए भी ऑल टाइम हाईएस्ट रन गेटर है इन T20s। वो शायद T20 क्रिकेट में इंडिया के सबसे कंसिस्टेंट बैटर है, सबसे लगातार अच्छा करते आ रहे हैं। लगातार वो वर्ल्ड कप भी खेले हैं, अच्छा भी किया है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी बने हैं। लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल का जो सबसे बड़ा विकेट टेकर है, सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है यूजी चहल, वो भी इंडिया का प्लेयर है, लेकिन उसको एक भी वर्ल्ड कप गेम में मौका नहीं मिला है। 2021 वर्ल्ड कप जहाँ पे वो सिलेक्ट ही नहीं होते हैं T20 वर्ल्ड कप, और फिर 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप होता है उसमें ट्रैवल तो करते हैं स्क्वाड के साथ, बट एक भी मैच नहीं मिलता है। और बाद में वही चीज़ है, हम ये पूछते हैं कि हम वर्ल्ड कप कैसे हार गए, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से कैसे बाहर हो गए। यही तो प्रॉब्लम है कि जो हमारे बड़े खिलाड़ी हैं, स्पेशली आप देखो बैटिंग में, फिर भी आप कहोगे कि चलो खेल जाते हैं खिलाड़ी, विराट हो गए, रोहित हो गए, बट क्या बॉलर को उस हिसाब से अपॉर्चुनिटी मिलती है? और ये यूजी चहल का केस आप देखिए कितना बड़ा, मतलब शायद इंटरनेशनल में भी शायद जो T20 मैचेस उन्होंने खेले हैं इंडिया के लिए, वहाँ पे भी उनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस है, और वहाँ पे भी मुझे लगता है शायद हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया के लिए भी वही है। बिल्कुल शायद हाईएस्ट अगर नहीं होंगे, शायद मैं अभी एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, बट हो सकता है कि टॉप 2 के लिस्ट में आ सकते हैं भुवनेश्वर कुमार के साथ। बट उसके बावजूद देखो उस बॉलर को एक भी वर्ल्ड कप मैच नहीं मिला है, और कितना अनफॉर्चुनेट है
यूसीसीएल के लिए तो है, बट उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट टीम इंडिया के लिए है कि आपका जो सबसे बड़ा गेंदबाज था, सबसे बड़ा विकेट टेकर था, आपने उसे वर्ल्ड कप में खिलाया ही नहीं, जबकि बाकी सारे टीमें अपने जो रिस्ट स्पिनर है, जो प्रीमियर स्पिनर है, उनको खिला रहे थे और सफलता भी ले रहे थे। खैर वो तो बात की बात हो गई है। अब मतलब आगे जो है फ्यूचर है, ओडीआई वर्ल्ड कप है या बाद में T20 वर्ल्ड कप 2024 में होना है। होपफुली वो वहाँ तक अच्छा करे, वहाँ पे पिक होके अपना वहाँ पे परफॉर्म करके टीम इंडिया को जीत दिलाने में मदद करे। खैर, और बाकी जो आखिर के गेंदबाज यूज हुए थे वो थे KM आसिफ, केरला से ही हैं। तो उन्होंने 3 ओवर में 27 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है और वो एक क्रुशियल विकेट आंद्रे रसल का था। तो उन्होंने भी ठीक ठाक स्पेल डाला है। तो ओवरऑल कहेंगे कि 1-2 ओवर ख़राब गए हैं ज़रूर किसी गेंदबाजों के, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग बहुत ही बढ़िया थी। और फील्डिंग में भी आज खासकर कैचिंग में भी बहुत ही अच्छा एफर्ट दिखा, चाहे वो हेटमायर हो, चाहे संदीप शर्मा हो, इवन जो रूट ने आखिर में कुछ अच्छे कैचेस पकड़े। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। और बाद में देखिए जब रन चेज़ की बारी आई तो मुश्किल होना नहीं था राजस्थान रॉयल्स के लिए, कंसिडरिंग कि सिर्फ 150 रन का टोटल और अच्छी बैटिंग लाइनअप राजस्थान के पास है, क्योंकि KKR एक मोमेंटम के साथ आ रही थी और प्लस अच्छी भी दिख रही थी। तो उनसे उम्मीदें थी कि एक फ़ाइट ज़रूर पुटअप करेंगे, स्पेशली अपने होम ग्राउंड पे। और आज तो 4-4 फ्रंट लाइन स्पिनर खिला रहे थे। नीतीश राणा भी एक पार्ट टाइम ऑप्शन थे, लेकिन हमें शायद ये पता नहीं था कि नीतीश राणा जो कि है खुद को इंट्रोड्यूस पहले ही ओवर में करवा देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगा कि ये जो मूव था इधर कप्तान का था, खुद उन्होंने डिसीजन लिया था कि मुझे बॉल डालना है पहला ओवर, या कोचिंग से एक तरीके से वो इंस्ट्रक्शन आई थी कि जो उनके कोचेस थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि मतलब 2 ज़बरदस्त बैट्समैन सामने बैटिंग कर रहे हैं, इनफॉर्म बैटर है, एक तो जायसवाल और सामने एक और बैट्समैन था जॉस बटलर, 2 सबसे खतरनाक बैट्समैन सामने बैटिंग कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 150 रन डिफेंड कर रहे हो और आप खुद जाके नीतीश राणा बॉल डाल रहे हो और उस ओवर में 26 रन आए हैं। पहले ही बॉल पे जायसवाल ने निकल के छक्का मारा, फिर अगला बॉल डाला, उसको भी स्वीप करके एक और छक्का मारा, और बाद में भी आप देखो आई थिंक 3 और चौके और एक दुक्का भी आया और 26 रन कुल ओवर उस ओवर से आए। और उसने सारा का सारा मोमेंटम जो कि वो राजस्थान के रॉयल्स की तरफ दे दिया। अब उसके बाद तो वो गेम में थे ही नहीं। हालांकि एक जॉस बटलर का उनको रनआउट मिल गया, वो भी कंफ्यूजिंग एक तरीके से थे दोनों ही बैटर, जॉस बटलर और जायसवाल, और वो मिक्सअप हो गया और फिर जॉस बटलर ने अपना विकेट एक तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया, 0 पे आउट हुए हैं। लेकिन उसके बाद आई थिंक यशस्वी जायसवाल ने मुड़ के पीछे नहीं देखा। शायद वो थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता था कि इतने अच्छे बैटर को एक तरह से रनआउट में वो इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन सामने आए कप्तान संजू सैमसन, उन्होंने उनको कहा कि आप काम डाउन रहिए, थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए, जो आपका गेम हो वो खेलिए। और लिटरली उन्होंने हर एक गेंदबाज के साथ, चाहे वो पेसर हो चाहे वो स्पिनर हो, सबको अटैक किया और ज़बरदस्त बैटिंग की। और इनफैक्ट शायद एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है, मतलब स्टार्ट बता रहे थे कमेंट्री में कि शायद एक भी बार ऐसा नहीं हुआ इस सीज़न में कि वो स्पिन पे आउट हुए हों। जो भी आया, मतलब चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, बाद में सुयश हो, नरेन हो, अनुकूल रॉय, सबको बढ़िया तरीके से ट्रीट किया। और मतलब वो जो कॉल था, जो स्टार्ट उनको मिला था नीतीश राणा के ओवर में, वही एक तरह से उनको मोमेंटम दे गया। मतलब उसके पीछे क्या सोच हो सकती है, मे बी ये कि पावर प्ले में डाल देता हूँ पहला ही ओवर, शायद थोड़ा सा लालच आ जाए सामने वाले बैट्समैन को और थोड़ा सा लूज शॉट खेल के आउट हो जाए। बट वो उस केस में एक तरीके से काम आता है जहाँ पे बैटर आउट ऑफ फॉर्म हो, थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो। बट यशस्वी जायसवाल जिस फॉर्म में है, 400 से अधिक रन बना चुका है ऑलरेडी इस सीज़न में, शतक मार चुका है इस सीज़न ऑलरेडी आप देखो। और आप उसके साथ भी देखो दूसरे एंड पे जॉस बटलर है, वो भी मतलब शायद आप कहोगे कि इस टाइम का शायद सबसे बढ़िया वाइट बॉल बैटर है। मतलब आप T20 में कहो, स्पेसिफिकली T20 में और इवन ODI में आप मानोगे कि जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं जॉस बटलर, उनसे बेहतर वाइट बॉल क्रिकेटर इस समय नहीं है शायद आप पाओगे वर्ल्ड क्रिकेट में। तो उन दोनों के सामने आप गेंदबाजी करने गए हैं और वहीं पे आप एक तरीके से मैच आपने पूरी तरीके से लेट डाउन कर दिया अपने टीम को, और वहीं से आप देखो कि कंधे झुक गए। और फिर वो एक तरीके से 1 मैन शो था यशस्वी जायसवाल, और बाद में संजू सैमसन ने भी आके अपनी जो एबिलिटी है वो भी दिखाई, जो वो एफर्टलेसली छक्के मारते हैं। और बाद में बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली भी संजू सैमसन से कि जब टुवर्ड्स द एंड थोड़े से रन रह गए थे और जायसवाल शतक के करीब थे, तो संजू सैमसन की भी कोशिश थी कि एज अ कैप्टन, एज अ सीनियर पार्टनर, उन्होंने पूरा मौका दिया यशस्वी को कि अपना शतक पूरा कर दे। बट यशस्वी के मन में वो शतक को लेके नहीं था,
उनको लिटरली मैच जिताना था और अच्छे नेट रन रेट के साथ उनको मैच जिताना था, क्योंकि उनको भी पता है और मे भी डिस्कशन हुई होगी वहाँ पे उनके डगआउट में कि अब मैच उस फेज़ में आ गया है, मतलब लीग उस फेज़ में आ गया है जहाँ पे आपको जस्ट की 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे, बट आपको नेट रन रेट का भी ख्याल रखना होगा। और उसी वजह से आज जब मौका था उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से यूटिलाइज़ किया है। तो जैसा कि कहा, जायसवाल 98 नॉट आउट है 47 बॉलों में। इनफैक्ट देखो 13 बॉलों में 50 बन गए थे, और बाद में ऑब्वियसली जैसे पावर प्ले के बाद थोड़ा सा फील्ड खुला तो कैलकुलेटिव रिस्क लिया, और 13 चौके और 5 छक्के मारे हैं। ज़बरदस्त बैटिंग देखने को मिली। और संजू सैमसन ने भी इनिशियली थोड़ा सा वो स्लो खेल रहे थे, क्योंकि दूसरे एंड पे जायसवाल फुलर एक तरीके से अटैक कर रहे थे, तो दूसरी तरफ संजू सैमसन थोड़ा सा रना बॉल खेल रहे थे और स्ट्राइक दे रहे थे यशस्वी को। बट वंस ही गॉट सेट, उन्होंने भी शायद वो अज्यूम कर लिया कि अभी मुझे भी मारना है और नेट रन रेट को बेहतर करना है, तो उन्होंने 29 बॉल में 48 किए हैं, 2 चौके और 5 छक्के मारे हैं। और जैसा कि कहा, उनके पास भी मौका था कि वो 50 रन कर देते, लेकिन उन्होंने यशस्वी को मौका दिया कि आप शतक बनाओ। और ये एक अच्छे प्लेयर, एक अच्छे कप्तान की निशानी होती है कि वो टीम मैन होता है, वो खुद की एक तरीके से माइलस्टोन की तरफ देखता नहीं है, और वही चीज़ यशस्वी की तरफ से भी दिखा गया। और एक और चीज़ जो कि वो शुएस शायद बॉलिंग कर रहे थे, और लगा कि शायद वो डेलिबरेटली थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे कि वाइड डाल दे और वो जो शायद 2-3 रन रह गए थे वो बन जाए। मतलब एग्जैक्टली उनकी इंटेंशनल थी या अनइंटेंशनल वो तो अभी पता नहीं है, बट उसको भी लेके थोड़ा सा अभी सोशल मीडिया पे थोड़ा सा फैंस उनसे नाराज़ हैं कि एक और यंगस्टर सामने बैटिंग कर रहा है और वो शतक के करीब है, और आप उसे शतक बनाने से रोक रहे हो। मतलब ठीक है, वो थोड़ा सा जोश में वहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी थी, तो गेंदबाज थोड़ा सा वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर होगा, लेकिन आई थिंक कभी भी वो चीज़ आपको सही नहीं लगता। आप अपने हिसाब से बॉल डालिए और मतलब अच्छी लीगल डिलीवरीज डालिए और बैट्समैन को स्कोर करने दीजिए, अनटिल एंड अनलेस आपसे वो गलती हो जाए, बट इंटेंशनली वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। बट खैर उसमें बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, एक ही मतलब वो छोटी सी, बहुत ही छोटी सी बात है। लेकिन खैर इस जीत के बाद अगर आप देखो, राजस्थान रॉयल्स तीसरे पायदान पे आ गए हैं। आई थिंक 5th प्लेस थे, तो बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं कहेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली टॉप 4 में आ गए हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2 पॉइंट उनको मिले हैं। और नेट रन रेट जैसा ही कहा कि बहुत अच्छी है, और इनफैक्ट जितने भी टीमें स्ट्रगल कर रही हैं, शायद सबसे बढ़िया नेट रन रेट जो कि वो राजस्थान के पास है। उसके नीचे आप देखो मुंबई इंडियंस खड़ी हुई है, मुंबई इंडियंस के पास भी सेम पॉइंट है, और लेकिन उनका जो एक एडवांटेज है मुंबई को, वो ये कम मैच खेला है। तो अगर अगला मैच जीतते हो तो उनसे ऊपर जाएंगे, और इनफैक्ट मुंबई के पास चांस है 18 पॉइंट पे जाने का। और अगर सीएसके अपना एक मैच हार जाता है, कम से कम एक मैच, तो हो सकता है कि वो टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं मुंबई इंडियंस, जो कि शायद लग्जरी राजस्थान के पास नहीं है। वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 16 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मुंबई के केस में ये है कि मुंबई का नेट रन रेट ख़राब है, तो इन केस अगर वो एक आधा मैच वहाँ पे हार जाते हैं, फिर हो सकता है कि वो चौथे प्लेस पे फिनिश कर सके। लेकिन उसमें भी ये देखो कि नंबर 1 या नंबर 2 में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, नंबर 3 और 4 में फ़र्क नहीं होता है। तो मेन गोल होगा कि पहले टॉप 4 में एंटर करें, और उसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी बनती है तो फिर टॉप 2 में भी फिनिश कर सकते हैं। खैर बाकी अगर देखें तो ऑलमोस्ट केकेआर और दिल्ली के लिए सीज़न ख़त्म हो चुका है। सिर्फ आप मैथमेटिकल एक तरह से चांसेस दोगे कि मैथमेटिकल स्टिल दे आर अलाइव, बट जिस प्रकार से उन्होंने क्रिकेट खेला है शायद वो डिज़र्व भी नहीं करते हैं दोनों टीमें। और बाकी अभी देखो कि कल भी जो मैच है बहुत इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि गुजरात को खेलना है मुंबई से। गुजरात हालांकि अभी बहुत ही कंफर्टेबली प्लेस है, लेकिन उनको अपने जो साइड है उसमें क्यों लगाना है, मतलब क्वालिफिकेशन का जो मार्क है उससे ऐड करना है, तो उनको कल जीतना पड़ेगा। और साथ ही ये इंश्योर करना पड़ेगा हम टॉप 2 फिनिश कर रहे हैं। और बाकी जो दूसरी चीज़ है कि सामने जो मुंबई इंडियंस की टीम है जो अपने घर पे खेलेगी, वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि अगर उनको मतलब चीज़ें अपने हाथ में रखना है और थोड़ा सा क्वेश्चन भी रखना है, क्योंकि एक मैच अभी वो हार अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि 16 पॉइंट में नहीं बल्कि 18 पॉइंट पे जा सकते हैं। एक मैच अगर हार गए फिर उनको डू और डाई सिचुएशन हो जाएगा। 2 मैचेस उनको दोनों के दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, और आसान नहीं होगा। और कभी भी मुंबई इंडियंस नहीं चाहेगी उस सिनेरियो में जाए। कोशिश हमेशा ये करेंगे कि आखिरी मैच पहले से ही जो 2 मैचेस है उसे जीत के 16 पॉइंट्स पे जाएं और थोड़ा सा कंफर्टेबली प्लेस हो जाएं। तो कल अगर जीतते हैं तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट मिलेंगे, नंबर 3 पे जाएंगे। और थोड़ा सा नेट रन रेट भी उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो जब बाद में जाके कॉस्ट भी कर सकता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। हार्दिक पांड्या अपनी जो पुरानी फ्रेंचाइजी है मुंबई इंडियंस, उसके अगेंस्ट खेलेंगे।
और जिस प्रकार की मुंबई की फॉर्म रही है, कहीं ना कहीं वो कोशिश करेंगे जीते, लेकिन कल आसान होगा नहीं, क्योंकि सामने गुजरात टाइटंस होगी जिनके पास सशक्त टीम है, जो कि नॉट जस्ट की चैलेंज कर सकते हैं मुंबई को वानखेड़े पे, बल मैच भी एक तरीके से जीत सकते हैं। तो दोनों टीमें कोशिश करेंगी कल 2 पॉइंट्स लेने की। बाकी फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में तो वो भी कर सकते हैं। बाकी बेल आइकन जो कि है नोटिफिकेशन की घंटी, उसे भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपलोड आपको मिलती रहे। साथ ही मेरा जो सेकंड चैनल है कंटेंट जिसमें उड़िया है क्रिकेट विद शुभेंदु, उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं कल मैच के बाद और जो भी छोटी बड़ी अपडेट आएंगे उस पर ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।